स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने मॉनसून थ्योरी का अंतिम पोर्शन रिवाइज करने के लिए तौर पर रखा है, क्योंकि उस दिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। 15 मिनट का वीडियो होते ही 2 GB डेटा खत्म हो जाता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम फॉर विथ मी एंड आई डोंट नो ऑपरेशन, सो आई एम टेकिंग हेल्प अगेन। दोलन का सिद्धांत जो है और थ्योरी ऑफ ऑसिलेशन, जिसको हमने एक सिंपल तरीके से सीसॉ, देखो 2 फिगर दिख रहे हैं आपको, लास्ट में उसमें उस कॉर्नर पे यहाँ फिगर बनाए थे और 5 इंपॉर्टेंट बिंदु लिखे थे उसमें, जो आपको एक्सप्लेन किए थे। क्योंकि ऑसिलेशन थ्योरी अल नीनो थ्योरी से भी जुड़ी हुई है, जेट स्ट्रीम भी धाराएं उसमें महत्वपूर्ण हो रही है, वायराशी भी उसमें महत्वपूर्ण हो रही है। तो कुल मिलाकर जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मोनोडेक्स थ्योरी के बाद सबसे ज़्यादा ऑसिलेशन थ्योरी आई है। इसमें हमने 3-4 बातों को देखा था। उसमें मैंने देखा था पहले तो जो मैप बनाया था लैटिन अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर पेरू करंट धारा, इसको इस एरो को मत देखिएगा। पेरू कोल्ड करंट नीचे से आपके एंटार्क्टिका से ऊपर आ रही है, दक्षिण ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आने वाली करंट। ये छोटे से पोर्शन ऐसे बनाए मैंने आपको नेक्स्ट बताने के लिए। फिर मैंने आपको दूसरा मैप बताया था ट्रेड विंड्स का स्ट्रॉन्ग होना। ट्रेड विंड्स चलती हैं आपके 20 से 30 डिग्री महाद्वीपों के उत्तरी पूर्वी किनारे से दक्षिण पूर्वी किनारे से उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर, मतलब पूरब से चलती हैं पश्चिम की तरफ उतरती हैं। देन फिर इसके बाद मैंने बताया था आपको कि वार्म पैसिफिक जो वाटर वेस्टर्न पैसिफिक है, वेस्टर्न पैसिफिक कौन सा है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी किनारा। इस ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे पे गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको कंपनसेट करती हैं धाराएं और काउंटर करंट, जिसमें इसको बताया था आपको विपरीत जलधारा। फिर चौथा बिंदु मैंने आपको उसमें थर्मोक्लाइन बताया था कि कैसे वाटर का लेवल ऊपर और नीचे होता है और उसमें वेरिएशन आ जाता है अपर वाटर में यानी सरफेस वाटर में और डाउनवर्ड वाटर समुद्र के ऊपरी सतह का पानी और उसके अंदर के पानी के अंदर, आंतरिक भाग के पानी के अंदर जो अंतर होता है उसको हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं। अतः वह वेव के रूप में, तरंग के रूप में ऊपर नीचे उठने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। फिर वॉकर सर्कुलेशन था। वॉकर सर्कुलेशन में क्या है कि आपका जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है, इससे हवाएं क्या कर रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, और हवाएं कहाँ उतर रही हैं, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में। यानी असेंडिंग एयर करंट्स जो हैं related to this oscillation theory for English medium, these currents, these air, they are uprising, ascending to from western margin of Australia, और descending कहाँ हो रही है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। आप मैप को उस तरफ मत सोचिए कि लैटिन अमेरिका इस तरफ है, अर्थ गोल है, तो इस भाग को मैं सामने बता रही हूँ आपका। तो लैटिन अमेरिका के पश्चिमी भाग में ये उतर रही है। असेंडिंग करंट और डिसेंडिंग करंट, ये दो एक बैलेंस करने के तरीके हैं। जैसे कि इसको छोटे से इस तरह से समझें आप कि जैसे ये सीसॉ जो गेम है आपका, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं। एक अप जा रहा है तो दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, अप एंड डाउन। तो ये अप एंड डाउन क्यों हो रहा है सीसॉ की तरह से, क्योंकि ये सीसॉ की कंडीशन आपके इंडियन ओशन में भी है और पैसिफिक ओशन में भी है। पैसिफिक ओशन में इसलिए कि इसको इस तरह से देख लें, थोड़ा सा आप इस बात को अंडरलाइन कर लें दिमाग के अंदर अच्छे से कि सरफेस वाटर जब हिंद महासागर का, अपने इंडियन ओशन आपका इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के यहाँ से ये लैटिन अमेरिका, दिस इज आपका मलेशिया का भाग आ गया इस तरह से, और फिर ये आपका इंडियन ओशन है बच्चों, है ना। हमारा भारत ये आ गया, भारत से ये आया म्यांमार, और ये आपके ये छोटा सा भाग आ गया, है ना। तो ये जो आपका ओशन है इंडियन ओशन, यदि इसका सरफेस वाटर पे दाब ज़्यादा होता है तो पैसिफिक ओशन में दाब कम होता है। क्या बोला मैंने, सरफेस वाटर, समुद्र की ऊपरी सतह का पानी यदि इंडियन ओशन में गर्म हो, मतलब हाई प्रेशर होता है उसमें, यानी ठंडा हुआ, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, लो, यानी टेम्परेचर क्या है यहाँ ज़्यादा है। ये बहुत ही विचित्र कंडीशन है, और यही इम्पॉर्टेंट इस थ्योरी का सिद्धांत आएगा कि ऑसिलेशन इंडिकेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जब ये दोनों चीज़ें, कौन सी दोनों चीज़ें, हिंद महासागर का जल और प्रशांत महासागर का जल, इसमें यदि समानता है, नॉर्मल है। कैसी नॉर्मलता कि हिंद महासागर का जल तो
दाब अधिक है, हाई प्रेशर है हिंद महासागर में, और तो पैसिफिक में लो प्रेशर है, तो ये एक बैलेंस का काम करेगा, ये ऐसे बैलेंस। और जब यहाँ प्रेशर हिंद महासागर में कम और प्रशांत महासागर में ज़्यादा होगा तो ये ऑसिलेशन का काम, झुकाव मेरे हाथ आपकी तरफ से कर रही हूँ मैं, ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन, तो झुकाव ये इस तरफ से हो जाएगा। अर्थात ये एक पैरामीटर है। अभी थोड़ा सा मैं और बताती हूँ, पहले उसका फाइनल कंक्लूजन में निकलूंगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है बच्चों आपको, SOI सदर्न ऑसिलेशन, I फॉर इंडेक्स, हिंदी में होगा दक्षिणी दोलन संकेतांक। क्या बोला मैंने इसको, वर्ड को, I को संकेतांक, ठीक है। तो दक्षिण दोलन को मापने के लिए बहुत सारे सूचकों को प्रयोग किया है, बहुत सारे, मतलब टू मेजर दिस सदर्न ऑसिलेशन, इसको नापने के लिए बहुत सारे इंडेक्स हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स बच्चों देखो ये है, पैसिफिक ओशन में ये दो जगह रखी है हमने, ताहिती बोल दीजिए, पोर्ट डार्विन। पोर्ट डार्विन साउथ में, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल इधर निकट है, 12 डिग्री साउथ में, और ताहिती पोलिनेशियन आइलैंड के अंदर है। सो 17 डिग्री मतलब 17 डिग्री साउथ है, और ये 12 डिग्री है। अब उल्टा मत चलना, नीचे से हम ऊपर आ रहे हैं तो 12 नीचे 17 ऊपर है। इज दिस क्लियर? 0 डिग्री से हम चल रहे हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि ये दोनों में से क्या कैसे कैलकुलेशन होगा, ताहिती पर जो प्रेशर आया है, क्या लिखा है मैंने, देखो ये प्रेशर, दाब, कौन सा दाब, वायु का दाब। ताहिती के दाब को हम जब माइनस करेंगे तो पोर्ट डार्विन का दाब आएगा। क्या बोला मैंने, ताहिती के दाब को जब हम माइनस करेंगे तब पोर्ट डार्विन का दाब आएगा। अब इससे कंक्लूजन क्या होगा बच्चों, इससे कंक्लूजन ये होगा कि जब, ये लाइन लिख लीजिए आप लोग याद करने के हिसाब से, जब शीतकाल में प्रशांत महासागर पर दाब अधिक होता है तो हिंद महासागर पर दाब कम होगा। जैसे मैंने यहाँ पर उल्टा बताया ना आपको, क्या बोला अभी मैंने, जब प्रशांत महासागर पर दाब अधिक होता है तो हिंद महासागर पर दाब कम होगा। तो उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, साउथ वेस्ट मानसून बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। और वीडियो को आप दबा दबा के व्हाट्सएप पे जैसे ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, तो उसको रोक करके आप वापस देखें। व्हाट आई सेड वापस रिपीट कर रही हूँ, प्रशांत महासागर में जब वायु दाब अधिक होगा तो हिंद महासागर में दाब कम होगा। ये कैसे महसूस हुआ, दाब कम होगा, क्योंकि ये जो माइनस करेंगे, ताहिती का प्रेशर माइनस करेंगे पोर्ट डार्विन का, और ये अधिक आता है कंपैरिजन किसका, इंडियन ओशन के कंपैरिजन में, तो मॉनसून, भारत का दक्षिण पश्चिमी मॉनसून बहुत प्रबल होगा। जब हिंद महासागर में दाब अधिक है और प्रशांत महासागर में दाब कम है तो ऑसिलेशन नॉर्मल है, स्ट्रेटेजिक है, मतलब साधारण मॉनसून आएगा। परंतु जब प्रशांत महासागर में अधिक है और हिंद महासागर में कम है तो प्रायः ये देखा है, हिंद महासागर में कम कब होगा, प्रशांत महासागर में अधिक कब होगा प्रेशर, विंटर्स में, ठीक है ना। और यहाँ कब होगा, कम, यहाँ होगा समर्स में। तो बैलेंसिंग जो है वो आपका मॉनसून के उत्पन्न होने में हवा को सहायता करता है, पुश करता है, वो करता है थर्मोकाइन, वो हवा को पुश कर रहा है, क्योंकि इस जगह पर आपके ट्रेड विंड्स जब स्ट्रांग होंगी तो प्रेशर अधिक होगा, मतलब पुशिंग प्रेशर यहाँ पर है बात, हवा को धकेलने की बात, हवा ज़्यादा धकेली जाएगी तो वो साउथ वेस्ट मानसून जल्दी और तीव्र गति से या प्रबल या प्रचंड रूप से उत्पन्न होगा। अब बच्चों जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो मैंने फर्स्ट साउथ वेस्ट मानसून का लेक्चर दिया था, उसमें कहा था कि मानसून केरल के तट पर 2 जून को स्ट्राइक करता है, 1 जून 2 जून, तो तब मानसून सही है, मतलब समय पर आ रहा है। पर यदि ये डिले होता है तो ये 1 और 2 जून को जो स्ट्राइक करता है यहाँ केरल के तट पर मानसून, तो ये जो मानसून यहाँ पर तट पर स्ट्राइक करेगा, ये कोई 1-2 जून को घटना नहीं हो रही है, ये आपकी मई 2022 इस तरह से
इस समय पर यहाँ पे हवाओं का सर्कुलेशन समुद्र के अंदर से ऊपर की तरफ उठना, सवेग, सारी कंडीशंस बननी शुरू हो जाएंगी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये सी सॉ के लिए बैलेंसिंग दो कंपोनेंट्स क्या हैं। पैसिफिक ओशन एक कंपोनेंट है और इंडियन ओशन एक कंपोनेंट है। जैसे ये दो कंपोनेंट मैंने आपको सी सॉ में बताए हैं। अब बच्चों, जो ये इंडेक्स है वर्तमान समय में SOI सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स को 4 तरह से कैटेगराइज किया है। किस किस बेस पे किया है? 4 तरह से। कौन कौन सा बेस है? वो है पहला, तापमान के आधार पर 4 भागों में बांटा है, इसको कैटेगराइज किया है, क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है। किसको? SOI को मेजर करने के लिए वर्गीकृत किया है 4 रूप से, 4 भाग में। पहला है तापमान के आधार पर, दूसरा है वायु दाब के आधार पर, दाब प्रेशर इंग्लिश में टेम्परेचर के, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वी क्लासीफाई और सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर वी क्लासीफाइड, thirdly we classified on the basis of pattern of winds, पवनों के प्रतिरूप पर, प्रतिरूप के आधार पर, पैटर्न ऑफ, प्रतिरूप होता है पैटर्न ऑफ विंड्स, ठीक है। और लास्ट में क्लासिफाई किया हमने हिम आवरण। हिम आवरण मतलब स्नो कवर्ड एरियाज, हिम आवरण। यदि बर्फ बहुत अधिक पड़ती है तो सीधा सीधा उसका असर आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर पर और हिंद महासागर के टेम्परेचर पर पड़ेगा। तो ये पैरामीटर साइंटिस्ट ने बनाए हैं जो आज दिन तक मान्य हैं, निरंतर खोज हो रही है। तो ऑसिलेशन थ्योरी के ये सारे चारों भाग वर्गीकृत आपको भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून या साउथ वेस्ट मानसून को उत्पन्न होने में अपना सहयोग इस तरह से प्रदान करते हैं। तो आज होपफुली आपको ऑसिलेशन की जो ये सिद्धांत है ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आपको पूरा नॉर्थ इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, फिर आपकी जेट वायु राशियों के बाद जेट स्ट्रीम के बाद अल नीनो थ्योरी और फिर मैंने ऑसिलेशन बताई है। तो इस प्रकार से ये पूरा साउथ वेस्ट मानसून बना, क्योंकि मानसून हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, हमारी सारी कृषि इसी पर बेस्ड है। इसका समय पे आना, इसका अच्छी मात्रा में आना, इवनली बरसात होना, ये सारे यदि कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे होते हैं तो उस साल हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जो हमारी वो काफ़ी स्ट्रेंथन या मजबूत हो जाती है। कि कुल मिला के साधारण भाषा में कहेंगे तो कृषि उपज अच्छी होती है। इस प्रकार से ये मानसून के सिद्धांत मैंने समझाए। अब हम कल करेंगे थोड़े से जो टेम्परेरी बताऊंगी आपको टर्म्स वो हैं, वो कल हम करेंगे और उसके बाद वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल कंप्लीट करके फिर हम मानसून के जलवायु विभाग करेंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।